नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन में आज बात होगी मिशन एमपी की। जी हाँ, इस साल के अंत में प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे। लिहाजा एमपी के मैदान को फतेह करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। प्रधान मोदी लगातार मध्य प्रदेश आ रहे हैं और इस महीने के आखिर हफ्ते में पीएम फिर एमपी आ सकते हैं। यानी मिशन एमपी के लिए बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व पूरी जी जान से जुटा है। हालांकि इस बार तैयारियों के मामले में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कर्नाटक चुनाव में मिली जीत से उसके भी हौसले बुलंद है। प्रियंका गांधी भी कुछ दिन बाद एमपी आ रही हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेताओं को भी मैदान में उतार दिया है, खासकर उन नेताओं को जो अभी तक उपेक्षित नजर आ रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पीएम मोदी और शिवराज सिंह की जोड़ी से टक्कर ले पाएगी? और जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, क्या उसके पीछे की रणनीति का तोड़ कांग्रेस के पास है? ऐसे कई और सवाल हैं। आज अटेंशन में उन्हीं सवालों के जवाब तलाशते हैं, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। होता है तो वो कर सकते होंगे। हमारा मन एकदम सही है। हम एकदम ताकत से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में चुनाव में आगे बढ़े। इधर बीजेपी अपने ब्लूप्रिंट पर आगे बढ़ रही है तो कांग्रेस ने भी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। 12 जून को प्रियंका गांधी जबलपुर आ रही है। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह भी काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। तो कभी पार्टी में उपेक्षित रहे अजय सिंह और अरुण यादव जैसे वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अरुण यादव को बुंदेलखंड का जिम्मा मिला है। जाहिर है कि अजय सिंह और अरुण यादव जाति समीकरण को तो साधेंगे ही, साथ ही कांग्रेस के पक्ष में माहौल भी बनाएंगे। वहीं सियासी गलियारों में चर्चा तो ये भी है कि जिन नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी उसकी एक कमेटी बनेगी जिसकी मॉनिटरिंग सीधा प्रियंका गांधी करेंगी। अरुण यादव जी निश्चित रूप से बुंदेलखंड के प्रभारी हैं और मतलब जो है वहां जाके वो वहां के लोकल मुद्दों पे, जो कि हमारे कांग्रेस पार्टी का शुरू से ही कहना है, माननीय कमलनाथ जी जो हमारे अध्यक्ष हैं उनका शुरू से ही यही कहना है कि कांग्रेस पार्टी मुद्दों आधारित चुनाव लड़ेगी और 2023 का चुनाव जो है, चाहे बुंदेलखंड हो चाहे पूरा संपूर्ण मध्य प्रदेश हो, 230 विधानसभा क्षेत्र हो, उसके अंदर मुद्दा आधारित बातें करके और चुनाव मैदान में आएगी। महाकौशल, विंध्य और बुंदेलखंड, ये 3 अंचल न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी के लिए काफी अहम है, क्योंकि 2018 के चुनाव में महाकौशल की 38 सीटों में से बीजेपी को 13 तो कांग्रेस को 24 सीटें मिली थी। वहीं विंध्य की 30 सीटों की अगर बात करें तो बीजेपी के खाते में 24 और कांग्रेस के हिस्से में महज 6 सीटें ही आई थी, जबकि बुंदेलखंड की 26 सीटों में से 17 पर बीजेपी ने कब्जा किया था, तो 7 सीटें कांग्रेस जीतने में कामयाब रही थी। अब आंकड़ों से जाहिर है कि बीजेपी और कांग्रेस इन अंचलों पर क्यों जोर दे रही है।
खैर, मोदी का दौरा और कांग्रेस की रणनीति जाति समीकरणों को कितना और कैसे साध पाएगी, ये भी चुनाव के नतीजे साफ कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो मिशन एमपी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की जो रणनीति है उसी को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है आशीष भाई आपका। और चूंकि अब नई खबर ये है कि बुंदेलखंड की जिम्मेदारी अरुण यादव को मिली है, निमाड़ से आते लंबे समय से उपेक्षित पड़ रहे हैं। और बुंदेलखंड भी कांग्रेस के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछली बार जो 26 सीटें थी उसमें से 7 ही उनको मिल पाई थी, बाकी सीटों बीजेपी जीती थी। बाद में हमने देखा था कि दमोह के जो नतीजे आए थे, उपचुनाव हुए और कुछ कांग्रेस के विधायक बीजेपी में चले गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि महाकौशल, विंध्य और बुंदेलखंड तीनों की तासीर अलग, तीनों का राजनीतिक मिजाज अलग। तो बीजेपी हम देख रहे हैं कि लगातार उनका फोकस विंध्य और महाकौशल में है। बात करें अगर हम अमित शाह की, तो वो जबलपुर आते हैं आदिवासियों को साधने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, इसके बाद अमित शाह का एक बड़ा कार्यक्रम और विंध्य में हो जाता है। और बुंदेलखंड में हमने देखा पिछले दिनों बीजेपी ने एक बड़ा मेगा शो किया जिसमें सागर में और रविदास का एक मंदिर बनाने की घोषणा हुई 100 करोड़ की लागत से। तो इस चुनाव की दृष्टि से कांग्रेस और बीजेपी के लिए ये क्षेत्र कितने अहम है? देखिए, चुनाव की दृष्टि से भी अहम है और सामाजिक जो सरकार की कामकाज है या योजनाएं हैं या जो सोशल इंजीनियरिंग वाला जो एक फैक्टर है उसके नजरिए से भी हमेशा से अहम रहे। ओबीसी की जहां तक बात है तो ऐसा मुझे लगता है कि चंबल, बुंदेलखंड और आपका विंध्य और ऐसे कुछ इलाके हैं जहां पर अच्छी खासी तादाद में ओबीसी आबादी है। तो इसलिए देखिए, पिछले दिनों जो कमलनाथ ने दौरे किए थे, तकरीबन 2 महीने पहले भी जब विंध्य के दौरे किए थे, खासतौर पर बागेश्वर धाम भी गए थे और भी कुछ जगहों पे गए थे, निवाड़ी वगैरह, तो वो अरुण यादव को तब भी साथ लेके गए। वो उसका मकसद ही ये सिर्फ इतना है कि जो ओबीसी वोटर्स हैं उसको इंटैक्ट करने की कोशिश थी कि जो हमारे पिछली बार साथ थे वो साथ रहे और कुछ नए जुड़े। तो कमलनाथ अगर ओबीसी वोट पर फोकस करते हैं और भाजपा भी उस पर करती है तो दिलचस्प है, क्योंकि ये जो 3-4 इलाके हैं यहाँ पे तकरीबन 61 या 62 सीटें ऐसी हैं जो ओबीसी डोमिनेटेड है, ओबीसी जिस पर बहुत बड़ा निर्णायक स्थिति में जी रोल करते हैं। तो इसलिए, और पिछले जो चुनाव थे उसमें जो है तकरीबन 38 और 40 सीटें बीजेपी को मिली थी इन पूरे 60-62 से। तो अब इस बार कोशिश कांग्रेस की है कि ज्यादा लिया जाए और कांग्रेस इस अपने उस पर दाव खेलने की कोशिश कर रही है कि उसने ओबीसी आरक्षण 14 से 27 किया था। तो ये जो कांग्रेस इस तरह से ओबीसी में सेंध लगाने की, वोट की सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, ये उस तरह से मुझे नजर आता है। लेकिन ये बात सही है कि अरुण यादव को शुरू में जो तकरीबन अभी 4 साल, 4.25 साल जो रहे, उसमें अरुण यादव कहीं कांग्रेस की मुख्य राजनीति या मेन स्ट्रीम में नजर नहीं आया। तो अगर अरुण यादव को शुरू से तवज्जो दी गई होती, पॉलिटिकल सियासी तवज्जो दी गई होती, तो और ज्यादा प्रभावशाली हो सकते थे, और ज्यादा उत्साह से या और ज्यादा अपनी नेटवर्किंग से काम कर सकते थे। इसलिए क्योंकि उनके पिता का नेटवर्क मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में, बिल्कुल, तो वो एक ज्यादा कांग्रेस के लिए कारगर हो सकते थे। अभी भी हो, उनको मना के काम पे लिया गया है। तो इस तरह की कुछ चीजें कांग्रेस में रही हैं। यदि कांग्रेस के अभियान से देखा जाए तो अजय सिंह भी 4.5 से कांग्रेस की राजनीति के नेपथ्य में ही रहे। अब और अरुण यादव के साथ भी यही हुआ। दिग्विजय सिंह भी बहुत दिनों तक नजर नहीं आए, अब दिग्विजय सिंह से काम लिया गया है तो वो एक पूरा दौरा करना है। वो कांग्रेस इस तरह सारा कुनबा जोड़ के ये कोशिश कर रही है कि बीजेपी का जो चुनाव मशीनरी है उसके सामने मजबूती से खड़ा हुआ जाए। ब्रजेश जी, मजबूती से तो खड़ा हुआ जाए, लेकिन क्या प्रभारी बना के केवल हो पाएगा? और दूसरा कि बीजेपी को, जो आशीष जी भी कह रहे हैं, बीजेपी को ही समझ में आ रहा है कि ओबीसी फैक्टर, इसलिए हम देखते हैं प्रीतम लोधी इतनी बयानबाजी करते हैं, इसके बाद उनकी वापसी हो जाती है। बागेश्वर धाम के साथ उनकी धीरेन्द्र कृष्ण के साथ फोटो हो जाती है, गले मिलते हुए, एक दूसरे के गिले शिकवे माफ़ कर देते हैं वो। इसके बाद अब ओबीसी फैक्टर है, दलित फैक्टर है इस इलाके में पूरा, क्योंकि हम बात करें अगर विंध्य की और बुंदेलखंड की, तो दलित फैक्टर भी एक निर्णायक है, और ग्वालियर चंबल में भी हम देखते हैं। तो क्या केवल एक जिम्मेदारी इधर देने से, क्योंकि अरुण यादव के पास भी 2 बड़े मौके मिले थे उनको, एक जब उनको केंद्रीय मंत्री बनाया था
तब ये कहा गया था कि वो इकलौते यादव मंत्री थे केंद्र में, मनमोहन सरकार में। उसके बाद जब उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो जो पिता का नेटवर्क था वो युवा हैं, ओबीसी और यादव समाज से आते हैं, तो एक बड़ी छाप वो छोड़ सकते थे, अपना खुद का एक नेटवर्क बना सकते थे। शायद उसमें वो कहीं वो पिछड़ गए, तो क्या उसकी भरपाई वो करते नज़र आ रहे हैं? देखिए मनोज जी, बिंद और बुंदेलखंड की हम बात करें तो ये दोनों जगह पर बीजेपी को अच्छा समर्थन मिला था। पिछली बार भी हम देखें तो लगातार यहाँ कांग्रेस को नुकसान हुआ। हाँ। 30 में से 24 सीटें मिली थी बीजेपी को, और बुंदेलखंड में भी 17 मिली थी आपको, देखिए 26 सीटों में से। से। तो आप देखिए कि दोनों ही जगह बीजेपी कोशिश करेगी कि वो अपना जो पिछला रिकॉर्ड है उसको बरकरार रखे और वहाँ हासिल करने की कोशिश करे। और जो कांग्रेस को जो बिंद में नुकसान हुआ था सर्वाधिक, और हमने देखा था किस तरह से कमलनाथ जी की पीड़ा भी सार्वजनिक रूप से सामने आ गई थी, और वो भी बिंद में ही कि बिंद यदि हमारा साथ देता तो सरकार बरकरार रहती, हमारी जाती जा रहा था कि उनके निशाने पर अजय सिंह थे। अजय सिंह जी। तो आप देखिए बिंद ने भरपूर समर्थन दिया बीजेपी को, और आप देखिए कि उसी तरह से हम देखते हैं कि महाकौशल में कांग्रेस का भरपूर समर्थन दिया, क्योंकि हो सकता है इस वजह से दिया होगा कमलनाथ आ गए थे 6 महीने पहले, प्रदेश अध्यक्ष थे, और महाकौशल को लगा होगा कि कमलनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि तब उस समय 2 दावेदार थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ। तो उस वजह से हम देखते हैं उनके अपने छिंदवाड़ा की थी, छिंदवाड़ा की सातों सीटें देखिए आप, उनको किस तरह से पूरी समर्थन मिला वहां पे। और आप देखिए पूरे महाकौशल में उन्हें सर्वाधिक सीटें मिली थी, 38 में 24 सीटें देखिए कांग्रेस ले गई थी, सिर्फ 13 बीजेपी को मिली थी। तो ये उस जगह पे अब कांग्रेस को ये एक सबसे बड़ा चुनौती ये भी है कि उसको वह दोहराना चाहेगी वही कि महाकौशल में जिस तरह से उसको पिछली बार समर्थन मिला था, अब तो एक तरह से कमलनाथ से महाकौशल से ही आते। तो आप देखिए कि कमलनाथ सीएम के दावेदार हैं, सीएम बनेंगे, ये बहुत कुछ तय है एक तरह से, मान लीजिए। भले ही अंदर खाने में तमाम तरह के सवाल उठ रहे हो, नहीं तो कम से कम कांग्रेस चेहरे पे तो कांग्रेस उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ रही है। तो हो सकता है कि वो कोशिश करें कि और अच्छा पिछली बार की तरह वहाँ पिछली बार का इतिहास तो दोहराने के साथ साथ और ज़्यादा हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बीजेपी भी समझ रही है कि बिंद ने जितना समर्थन दिया है मनोज जी, और बुंदेलखंड ने दिया है, तो बुंदेलखंड में देखिए आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के रूप में उनको एक ऐसा वो मिल गया, कह सकते हैं ऐसा एक हथियार मिल गया है जो हिंदू आइकॉन कह सकते हैं। हाँ, जिसकी वजह से बीजेपी को प्लस हो सकते हैं। और यही वजह है हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में कमलनाथ जी भी जाते हैं, वो जो सज्जन सिंह वर्मा उनके बारे में बोलते हैं उनको साथ लेकर जाते हैं, फिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और प्रदीप मिश्रा को लेकर फिर बाद में हम देखते हैं किस तरह से सज्जन सिंह वर्मा का एक वीडियो वायरल होता है, तो उस पर उनको सफाई देना पड़ती है, माफी मांगना पड़ती है। तो आप देखिए दोनों ही दल पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो तीनों ही क्षेत्रों में, बुंदेलखंड, महाकौशल और बिंद में ताकत से उतरे मैदान में। यही वजह है कि जो आपने भी दोहराया, आशीष जी भी कह रहे थे कि आप देखिए कि किस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री के दौरे लगातार हो रहे हैं और प्रधानमंत्री का दौरा फिर बन रहा है। बीजेपी लगातार उस क्षेत्र में काम कर रही है, और वो जातियों को जिस तरह से अरुण यादव को भेजकर जातिगत लाभ लेने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, और नरेंद्र मोदी के रूप में बीजेपी वहाँ पे मैदान में उतार कर एक तरह से हिंदुत्व के छाते के नीचे, और एक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बात होता है, हिंदुत्व के छाते के लिए तमाम जातियों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है कि वो हिंदू के रूप में वोट दें, जातियों के रूप में नहीं दें। और कांग्रेस वो कोशिश करती दिख रही है कि वो जातियों के आधार पर वहां वोट बैंक में सेंध लगा सके बीजेपी के में। अरुण यादव को मैदान में उतारा है। तो आप देखिए कि दोनों ही दल पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से लगे हुए हैं, अपनी अपनी रणनीति पे काम कर रहे हैं। अब तो प्रियंका गांधी भी आ रही हैं, आप देखिए जबलपुर में आएंगी वो, और जो एक विशेष वचन पत्र लेकर आ रहे हैं वो प्रदर्शनी नाम से, इंदिरा गांधी के नाम से, उस वचन पत्र को भी वो जारी करेंगी उस दिन। तो आप देखिए उसमें महिलाओं को साधने की कोशिश, इससे पहले नारी सम्मान योजना लेकर आए हैं वो, कि उन्हें वादा कर रहे हैं कि 1500 रुपये देंगे, गैस सिलेंडर 500 रुपये में देने का वादा कर रहे हैं। तो नारी मतलब महिलाओं पर भी टारगेट कर रहे हैं। जिस तरह से शिवराज जी ने पैंट बनाई है इस वर्ग में, उस वर्ग में बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने की कांग्रेस कोशिश कर रही है। तो देखिए दोनों तरफ से कोशिशें बड़ी अच्छी हो रही हैं, लेकिन अब मतदाता है वो किस पर भरोसा करता है, किस पर नहीं करता है, ये तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे। लेकिन इस बार चुनाव दिलचस्प होने वाले हैं। दोनों की मेहनत से ऐसा लग रहा है कोई भी कहीं भी कसर नहीं छोड़ना चाहता। दूसरे एक दूसरे के वोट बैंक में सेंध लगाना चाहते हैं। आप पहली बार देखिए कि हारी हुई सीटों पर फोकस कर रही है कांग्रेस, जो फोकस लगातार बीजेपी करती रही है, हारी सीटों पर प्रभारी बनाती रही है और उनको जीतने की कोशिश करती रही। इस बार हम देख रहे हैं कि 66 सीटों पर लगातार दिग्विजय सिंह दौरे कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, वहाँ उम्मीदवार पहले से उतारने की घोषणा करने की बात की जा रही है और उम्मीदवार तय किए जा रहे हैं कि कौन टक्कर दे सकता है। तो देखिए रणनीति के हिसाब से हम देखें तो दोनों ही की रणनीति बेहतरीन हो रही है, लेकिन अब जमीनी स्तर पर किसका संगठन मजबूत है, कागजों में आपकी
आपकी रणनीति बहुत अच्छी है, दौरे वो आपके शुरू हो गए हैं, वो भी ठीक है। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए आपके पास पर्याप्त है कि देखिए आप कर्नाटक जीत गए हैं, कार्यकर्ताओं में जोश भर सकते हैं। आपके नेता ने दौरे कर लिए, पूरे भारत का भ्रमण कर लिया, उसकी वजह से आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन वो आप कितना बरकरार रख पाते हैं, कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक कहाँ कैसे पहुंच पाते हैं अपने वादे लेकर, ये सबसे बड़ी बात है। तो संगठन के रूप में, संगठनात्मक जो क्षमता है उसमें जरूर हमें बीजेपी की तुलना में कांग्रेस कमजोर दिखती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तेजी से वो काम कर रही है, निश्चित तौर पर 2018 के परिणाम से वो उत्साहित है। अब परिणाम क्या आते हैं ये तो देखने की बात होगी। बिल्कुल, तो आशीष जी परिणाम तो देखने की बात होगी, लेकिन बुंदेलखंड की चूंकि हम जिक्र कर रहे हैं तो अरुण यादव को भेजा गया, तो बेहतर होता कि सुरेंद्र चौधरी जो कि उनके कार्यवाहक अध्यक्ष है उनको सक्रिय कर लिया जाता है, क्योंकि बीजेपी में, कांग्रेस में कोई एक साथ दिग्गज अब बुंदेलखंड में बचा नहीं है। जो है वो सब बीजेपी में अब देख लें, अगर गोविंद राजपूत की बात कर लें, गोपाल भार्गव की या भूपेंद्र सिंह की, और उनमें जिस प्रकार से तलवारें खींची हुई है, तो एक बेहतर मौका हो सकता था कांग्रेस को अपनी पैठ बढ़ाने का। तो क्या कांग्रेस कोई गलती कर रही है अभी, या आने वाले दिनों में हम कुछ और चेंजेस कांग्रेस की रणनीति में खासतौर से सागर और उसके आसपास देख सकते हैं? देखिए, कांग्रेस ने तो सारा जो अपना मुख्य फोकस है वो बुंदेलखंड और सागर और इस जगह पे कर रखा है। तो उनका पूरा मकसद ही ये है कि बीजेपी जो एक सैचुरेशन पे वहां तक चली गई, जो अधिकतम अपने पीक तक चली गई है, तो ऐसा कांग्रेस को ऐसा उनका गणित है कि शायद अब वहां से गेन करने के लिए बीजेपी के पास ज्यादा नहीं है, कांग्रेस के पास है। तो उस तरह का चीजें चला रहे हैं, और फिर वो वहां पर एंटी इनकम्बेंसी वाला जो एक फैक्टर है उसको भुनाने की बहुत कोशिश भी कांग्रेस वहां पे कर रही है, और झगड़ों का फायदा उठाने की कोशिश भी करेगी। कर रहे हैं जी, और झगड़ों का फायदा उठाने की कोशिश भी करेगी, जिस तरह झगड़े सामने आ रहे हैं, गुटबाजी आ रही है। बिल्कुल, ये इस विवाद का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, और ये जो अभी विवाद सामने आया ये तीनों मंत्रियों का, इस पे निश्चित तौर पे जो है इसमें अगर इसको ज्यादा अच्छे से डैमेज कंट्रोल नहीं किया गया तो ये निश्चित तौर पे बीजेपी को नुकसान करेगा। और दूसरी बात ये है कि ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, दीपक जोशी वाला जो केस भाजपा में हुआ है वो वही केस है जो 2020 के सत्ता बदल से उपजा हुआ था। बिल्कुल। तो ये नुकसान जो है ये कई जगहों पे बीजेपी को भी हो सकता है। कांग्रेस की समझदारी इसमें है कि अगर वो चाह कर भी अगर बीजेपी किसी विधायक को अपने यहाँ जोड़ेगी, यदि कोई आना चाहता होगा जैसा उसका दावा है, तो उसको वही नुकसान होगा जो बीजेपी को होने की संभावना या आशंका है। तो कांग्रेस इसीलिए मुझे लगता है कि समर्थकों को या दूसरे भाजपा के नेताओं को ज्यादा जोड़ने की कोशिश कर रही है, यदि एक अपवाद दीपक जोशी का केस मान लिया जाए। तो बुंदेलखंड में भी यही है कि कांग्रेस ने जो इन 3-4 सालों में अपना जो भी ऑर्डर तैयार किया होगा या जो भी मैकेनिज्म बनाया होगा, उसके सहारे कांग्रेस जो है, बीजेपी के जो मौजूदा नेता हैं जो कांग्रेस से जाके बीजेपी की टिकट पर अब चुनाव लड़ेंगे, वो उस सेंटिमेंट का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन इसमें समझदारी सिर्फ इतनी ही होनी चाहिए कि वो बीजेपी वो गलती ना करे, कांग्रेस वो गलती ना करे जो बीजेपी की गलती तो नहीं कह सकते, बीजेपी ने सत्ता में आने के लिए जो किया था। तो ये सारी चीजें जो है अभी बहुत, जो कि अभी चुनाव में 4 महीने हैं और अभी चीजें बहुत सारी उलट पुलट भी होंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के पास थोड़ा सा अपर हैंड बुंदेलखंड में हो सकता है, वो अगर वो मेहनत करे तो, क्योंकि एक तो ये विवादों का मामला है और दूसरी बात है कि पूरे मध्य प्रदेश में एक स्वाभाविक तौर पर, एक बेहद स्वाभाविक तौर पर एक एंटी इनकम्बेंसी है, जिससे कांग्रेस को फायदा तो मिलता है, भाजपा उसको दूर करने की कोशिश लगातार कर रही है। तो वो उस एंटी इनकम्बेंसी का दोष किसी चेहरे का नहीं है, वो उभरती ही है। मध्य प्रदेश में भी ये हो रहा है, कई जगहों पे तो 5 साल या 10 साल में उभर जाती है, और कई बार पार्टी की जगह चेहरों को लेकर भी होती है। हमने देखा, इसलिए इतनी लहर में कांग्रेस के बड़े नेता आ गए, चाहे अजय सिंह हो, सुरेंद्र चौधरी हो, चाहे सुरेश पचौरी हो, राजेंद्र सिंह हो। बिल्कुल ये ऐसी स्थितियां बनती हैं। तो जब ये इस तरह का अब बीजेपी के साथ तो दुविधा हमें साफ नजर आती है। बीजेपी अभी थोड़ी सी दुविधा में है कि वो अपने चेहरे को ज्यादा आगे करे या अपने मुद्दों को ज्यादा आगे करे। कांग्रेस में ये दिक्कत चेहरे वाली बहुत ज्यादा तो नहीं है, एक अंडरस्टैंडिंग सी है कि चेहरा अगर कहीं जीत गए तो यही होगा। लेकिन सवाल आएगा मुद्दों, जब मुद्दे असली होंगे या जनता को टच करेंगे, तो तब ये सारे जो बाकी सारे जो गणित जो कांग्रेस और बीजेपी लगा रही है वो काम आएंगे। देखिए, कर्नाटक ने एक नया पैटर्न सेट किया है चुनाव, बिल्कुल, उसने धर्म का ओवरडोज भी खारिज किया है और उसने भ्रष्टाचार को भी खारिज किया है। तो ये चीजें हैं। और अगर ओबीसी की हम जो बात कर रहे हैं, तो कर्नाटक में कांग्रेस को ओबीसी वोट पिछली बार से ज्यादा मिले हैं। जो वोका लिग्गा और लिंगायत हैं,
वो ओबीसी वर्ग की वोट। बिल्कुल तो ये जो चीजें हैं, और कांग्रेस ने एक बात और है, ये कांग्रेस ने कर्नाटक में जातिगत जनगणना की बात भी उठाई थी, जिसमें ओबीसी वोट गिनने की बात थी। बिल्कुल, तो ओबीसी ये महासभा भी चीजें उसको हैं। आगे बढ़ा रही है। जी हाँ, तो ये सारी जो चीजें हैं मध्य प्रदेश में जब आएंगी तो भाजपा के लिए बहुत स्वाभाविक एक असहज स्थितियों का सामना भाजपा करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो आरक्षण बढ़ाने की जो कांग्रेस का जो फैसला है, कांग्रेस उसको पूरा कैश कराने की कोशिश करेगी। हालांकि वो कोर्ट में उलझ के रह गया है वो मामला, लेकिन ये सारी जो चीजें हैं ये कांग्रेस को थोड़ा लेकिन उसको फायदा दे एस्टेब्लिश सकती तो है। करेंगी जैसे सही कि हम कांग्रेस आपके को हितैषी और पूर्व ये आपके विरोधी हैं। तो ब्रजेश जी, लेकिन एक और रणनीति है, अगर प्रियंका गांधी जबलपुर जा रही हैं तो जाहिर सी बात है कि महाकौशल का जो मजबूत गढ़ इस बार बना है तो उसको बरकरार रखने की भी चिंता कांग्रेस में है। बिल्कुल है। निश्चित तौर पर कांग्रेस बिल्कुल भी है, चिंता कर रही है कि जो उसकी सीटें जीती हुई हैं वो बरकरार रखे और बाकी की सीटों को और हासिल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या 100% ऐसा होता है? निश्चित तौर पर नहीं होता मनोज जी, कि जो आपने वहाँ पे एक तरह से बीजेपी की हम बात करें पीक पर है, तो क्या आप करते हो कि लगातार वो पीक पर ही रहेगी? यदि यहाँ पे जीता है तो जो आपने कहा ना व्यक्तिगत भी एंटी इनकम्बेंसी होती, तो आपके प्रत्याशी के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी होती है ना। बीजेपी तो निश्चित तौर पर उस एंटी इनकम्बेंसी को किस तरह से खारिज करने की कोशिश करती है, कमजोर करने की कोशिश करती है कि वो अपने प्रत्याशी ज़्यादा से ज़्यादा बदल देती है। तो जो लोकल स्तर पर प्रत्याशी के प्रति जो नाराजगी रहती है, चाहे वो कार्यकर्ता में हो या जनता में हो, वो कहीं ना कहीं दूर हो जाती है। नया प्रत्याशी आ जाता है तो पार्टी देखकर लोग अपना मतदान का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन कांग्रेस की स्थिति ऐसी है क्या कि वो जीते हुए उम्मीदवारों के टिकट काट सके? सबसे बड़ी दिक्कत कांग्रेस के सामने ये आती है मनोज जी कि एक तरह से जो जीता हुआ उनका विधायक है वो अपना टिकट तय मानकर चलता है और पार्टी उसका टिकट काटती भी नहीं है, और हमने देखा बहुत कम काटती है। तो क्या इस बार कांग्रेस ऐसा कर पाएगी क्या? यदि स्थानीय स्तर पर उसके प्रत्याशी के खिलाफ नाराजगी होगी, काम नहीं हुए होंगे लोगों के, कार्यकर्ताओं में नाराजगी होगी, दूसरे दावेदार भी होंगे, तो उसका नुकसान की भरपाई वो कैसे करेगी? ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और रही बात जो आप कह रहे हो ना कर्नाटक की, जो आशीष जी भी कह रहे हैं, कर्नाटक में और मध्य प्रदेश में बहुत अंतर है आशीष जी। कर्नाटक में जो मुद्दे प्रभावी रहे या असर नहीं किए वो अलग बात है, लेकिन हिंदी बेल्ट में हम देख रहे हैं कि मोदी का मैजिक तो चलता है। जब मध्य प्रदेश में या राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में इन हिंदी बेल्टों में यदि मोदी प्रचार करेंगे तो जो उन्होंने एक मोदी को सामने रख के वोट मांगा था बीजेपी ने, वो भले ही उनको वहाँ पे कर्नाटक में खारिज हो गए, लेकिन मध्य प्रदेश में आप छत्तीसगढ़ में राजस्थान में ये उम्मीद नहीं कर सकते हो कि मोदी का असर नहीं होगा। मुद्दे ने बता भी दिया आपकी किस चेहरे पे बीजेपी। मैं तो यही मानता हूँ कि कर्नाटक में बीजेपी ने जो कुछ गेन किया है उसमें बड़ा फैक्टर मोदी ही है। मोदी है। और देखिए उनके वोट बैंक में कटौती नहीं हुई है, जो जेडीएस का वोट की वजह से जेडीएस के वोट बैंक खिसक गया। जो है चुनाव प्रचार जो है मध्य प्रदेश में किया था। तो आप देखिए कि जब एंटी इनकम्बेंसी की बात है, मुझे नहीं लगता है कि शिवराज जी के चेहरे पर ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी हो। सरकार के कामकाज पर, मंत्रियों पर, विधायकों पर ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी होगी, क्योंकि शिवराज जी की जो छवि है वो एक अलग तरह की छवि है। हमने 2018 में ही देखा है, यदि 2018 में बीजेपी सत्ता में नहीं आई तो वो शिवराज जी की वजह से नहीं आई। यदि वो चेहरे बदल देते, ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहते, तो हमने देखा कैसे कैसे लोगों को टिकट दे दिया। टंडन का कितना विरोध हुआ। यदि विदिशा की बात करें, कभी भोपाल में हम देख लें कि विदिशा में टिकट, विदिशा में कोई हार जाएगा। ये भी चेहरे बदलने की, बीजेपी ने चेहरे बदलने का प्रयोग नगरीय निकाय चुनाव में किया और बीजेपी को नुकसान हो गया। तो बिल्कुल, क्योंकि हर चुनाव का पैटर्न अलग होता है। लेकिन अब चूंकि अब समय की कमी है इसलिए चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद आशीष जी। तो निश्चित तौर पर दोनों रणनीतियों पर काम कर रही है बीजेपी भी और कांग्रेस भी, और महत्वपूर्ण यही है कि जो जीते हुए गढ़ हैं उनको कैसे बरकरार रखा जाए और जो गढ़ दरक चुके थे पिछले चुनाव में उसको वापस कैसे हासिल किया जाए। तो जिसकी रणनीति ज़्यादा सटीक होगी, जिसके नेतृत्व में दम होगा और जिसके मुद्दे असरकार होंगे और कार्यकर्ता प्रभावी होगा, उसे निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए आज़ादी टीवी। नमस्कार।